अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्वांटोसोम्स एंड फोटो सिस्टम्स। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूँगा वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी ख़ास तौर पे जो मेन उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, और फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो दो तरह का होता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो कॉमनली आप कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे? प्लांट्स में। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो आप प्रोकैरियोट्स में, जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, और बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो वहाँ पे जो ऑब्जर्व करेंगे वो आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे। फोटोसिंथेसिस जो होती है इसमें दो मेन केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शंस और एक जो होते हैं डार्क रिएक्शंस होते हैं। डार्क रिएक्शंस को हम लाइट इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन से ये मुराद नहीं है कि अगर लाइट हो नहीं होगी तो तभी ये रिएक्शंस कंडक्ट होंगे। अमूमन अक्सर लोग यही समझते हैं। डार्क रिएक्शन से मुराद ये है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि अगर लाइट होगी तब भी ये केमिकल रिएक्शंस होंगे, लाइट नहीं होगी तब भी ये केमिकल रिएक्शंस होंगे प्लांट के अंदर कंडक्ट होंगे। सो डार्क रिएक्शंस को हम C3 साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं और कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। लाइट रिएक्शंस या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो लाइट रिएक्शंस होते हैं या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होते हैं, इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसके साथ साथ इसमें एक और रिड्यूसिंग पावर जो है कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं NADPH2। N से मुराद है निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब हम लाइट रिएक्शंस या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कम्प्लीटली मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होते हैं, लीव, प्लांट में जो होते हैं लीव्स होते हैं, और लीव्स जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखें, सेल्स में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें क्या होता है जनाब कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे क्या होती हैं? ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन भी दो तरह की होती है, इसमें भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो थाइलेकॉइड होते हैं इनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और ये पिगमेंट कौन से होते हैं, जो मैंने उसको मैं दोबारा से आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये वही पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, इसमें दो तरह के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक फोटो सिस्टम 2 जिसमें 680 वेवलेंथ जो नैनोमीटर लाइट है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि इसको हम कहते हैं P700। ये फोटो सिस्टम 1 कहलाता है। अब होता ये है कि यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है, जो कि लाइट है, वो इन पिगमेंट के ऊपर, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जो कि यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं और इसके साथ साथ कैरोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर पड़ती है। ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो उनके अंदर क्या होते हैं? फोटॉन्स। और फोटॉन्स के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसमें क्या होती है? एनर्जी मौजूद होती है। ये एनर्जी क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर लाइट यहाँ पे पड़ रही है, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होगी, इसमें ट्रांसफ़र होगी, और फाइनली ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है इसमें रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल कहलाता है, ये मेन मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाती है। जब एनर्जी लेवल जो होता है वो एक्साइट कर जाता है, एनर्जी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। आपको पता है ना, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी किसका बना हुआ होता है? एटम्स का बना हुआ होता है। इसका जो शेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इनमें से एक पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है? बाहर आ जाता है, अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। क्यों बाहर होता है? क्योंकि एनर्जी जो है ये एक्साइट कर जाता है, एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये यहाँ से बाहर आने के बाद क्या होता है? प्राइमरी एक्सेप्टर में जाके
यहाँ पे मौजूद होता है वहाँ पहुँचता है। प्राइमरी एक्सेप्टर को हम क्या कहते हैं, फेओफाइटीन भी कहते हैं। अब ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये यहाँ से क्या करेगा कि ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये जो आपको बने हुए नज़र आ रहा है पी क्यू पी सी, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। पी क्यू का क्या मतलब होता है, प्लास्टोक्यूनिन। पी सी का क्या मतलब होता है, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो ये इसमें ट्रैवल करेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ से एक्साइट हुआ। एक्साइट होने के बाद क्या होगा, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आया, वहाँ से ये पास कहाँ जाएगा, पी क्यू की तरफ जाएगा, दैट इज़ प्लास्टोक्यूनिन। फिर वहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ट्रैवल करेगा और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, पी सी जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है इसको क्रॉस करेगा। जब ये इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आके ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जब एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो यहाँ पे एडीपी जो मॉलिक्यूल है, जब वो एनर्जी रिलीज़ होगी वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एटीपी में, यानी यहाँ पे आपके सामने एटीपी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से होता हुआ आगे बढ़ेगा, पीसी में आएगा, प्लास्टोसाइनिन में आएगा, और फिर फाइनली ये यहाँ पे PS1 फोटो सिस्टम 1 जो है P700 यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम 1 में जो मौजूद हैं, जो कि P700 को एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे भी पड़ रही है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, P700 में। अब P700 का मेन मॉलिक्यूल क्या है, क्लोरोफिल ए। अगेन क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगे तो एक पेयर जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का वो ऑर्बिट में से बाहर आएगा और उसके बाद मूव करता हुआ कहाँ पे आएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आएगा। फिर यहाँ से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र होगा फेरोडॉक्सिन की तरफ। फेरोडॉक्सिन की तरफ यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा, जिसके नतीजे में ये जो NADP है इसके साथ क्या होगा, पेयर ऑफ प्रोटॉन कंबाइन होगा और ये NADP रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, NADPH बनाएगा, NADPH2 बनाएगा, और इस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेस। तो ये सारा आपके सामने प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आपने देखा कि यहाँ पे ये जो लाइट एनर्जी है सूरज से जो आ रही है वो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पे पड़ने के बाद यहाँ पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसने इसको एब्जॉर्ब के पास पहुँची, क्योंकि एनर्जी के लेवल्स बढ़ गए तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है पेयर का वो जो है एक्साइट हुआ, बाहर आया। फर्स्ट इसको एक्सेप्ट किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करेगा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसने प्लास्टोक्यूनॉन को पास किया, फिर उसके बाद जब साइटोक्रोम को पास किया तो यहाँ पे आके इसने एनर्जी को रिलीज़ किया। जब एनर्जी को रिलीज़ किया तो यहाँ पे मौजूद जो ADP था यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। देन ये जो इलेक्ट्रॉन है PC को पास करता हुआ कहाँ पे पहुँचेगा, फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 1 में जो पहुँचेगा और वहाँ के आके ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन आपको पता है कि जो फोटो सिस्टम 1 है यहाँ पे भी ये लाइट जो है ऊपर पड़ रही होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि क्लोरोफिल ए से अगेन एक पेयर इलेक्ट्रॉन का वो एक्साइट होता है, अगेन प्राइमरी एक्सेप्टर्स को एक्सेप्ट करता है, फेरोडॉक्सिन को क्रॉस करता है। जब ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे मौजूद NADP रिडक्टेस क्या करता है, एंजाइम के तौर पे काम करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें एनर्जी मौजूद होती है ये एनर्जी क्या करती है कि पेयर ऑफ प्रोटॉन को NADP के साथ कंबाइन करती है, और ये NADP रिड्यूस होकर क्या बनाता है, NADPH बनाता है। तो मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या बनता है, ATP बनता है और NADPH2 बनता है। अब इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का क्या रोल है। देखें, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आप यहाँ देखें, ये वाटर है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या है, एक पेयर ऑफ प्रोटॉन इसमें से रिलीज़ होता है और एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो इसमें से रिलीज़ होता है। अब ये जो प्रोटॉन का पेयर रिलीज़ हुआ है, अच्छा मैं एक और आपको ख़ास बताऊं कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में ये जो इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस करा रहा, NADP रिडक्टेस एंजाइम्स मौजूद होता है, जबकि जो वाटर का जो ब्रेक डाउन होता है ना, ये जो ल्यूमन है इसके अंदर होता है। वाटर ब्रेक डाउन होकर क्या होता है,
कि अभी जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, पेयर ऑफ प्रोटॉन और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, साथ में हाफ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। एज सून एज इसको जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है, ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है, ऑक्सीजन गैस बनाती है। और ये ऑक्सीजन गैस जो होती है, जो आपके सामने ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर का जो एरिया है जिसको हम ल्यूमन कहते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये स्ट्रोमा से डिफ्यूज़ होते बाहर निकल जाती है। तो यानी कि जो प्लांट में जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, वो क्यों प्रोड्यूस होती है? वो प्रोड्यूस होती है जनाब बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पेयर ऑफ प्रोटॉन है, इसका कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कहाँ पे इस्तेमाल हुआ? देखें, जो एक और बात मैं बताऊँ कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जो NADP आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको NADP इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन जो है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, ये यहाँ पे कंबाइन करने में इस्तेमाल होता है। यानी ये प्रोटॉन को कंबाइन करने में एनर्जी चाहिए ना, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर, जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर, इसके ज़रिए आती है। दूसरी बात कि ये जो प्रोटॉन है, पेयर ऑफ प्रोटॉन है, ये कहाँ से आता है? ये भी ब्रेक डाउन ऑफ वाटर से आता है। ये यहाँ पे आया और उसके साथ ये फिर कंबाइन होता है और क्या बनता है? NADPH2 बनता है। एक और सवाल देखें, अगर लाइट कंटिन्यूसली इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, ये सारे एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिट है, उसमें से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है। आखिर ये कब तक इस तरीके से रिलीज़ होता रहेगा? डेफिनेटली इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एक और मैकेनिज्म चाहिए, एक और प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, और वो प्रोसेस क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी कि वाटर जो होता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ से जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, जिसमें से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का पेयर लूज हो रहा होता है, तो वहाँ से दूसरी तरफ से क्या होता है? वाटर के ब्रेक डाउन होने से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको मिलता है, तो इससे यहाँ पे इसके ऑर्बिट के अंदर चेंजिंग नहीं आती। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब अपना स्टेबल रहता है। तो ये था टोटली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा वो होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में ना आए हो तो आप मुझसे इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।